2015 में इस कंपनी को है ना एक प्राइवेट इक्विटी फंड ने टेक ओवर कर लिया था, साइन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। इसने इस कंपनी का एक्विजिशन कर लिया। ये कंपनी एटीएम पॉइंट्स, रिटेल पिकअप पॉइंट्स, इसके हिसाब से देश की कैश मैनेजमेंट के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। और एटीएम पॉइंट्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कैश, देश की नहीं दुनिया की, जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम्स में को ये जो सर्विसेज देते हैं। तो अलग अलग तरह के कामकाज है जो हम कंपनी के अभी टॉप मैनेजमेंट से समझेंगे भी। उससे पहले मैं आपको इशू की भी जानकारी दे दूं। कल इशू खुलेगा 21 तारीख को, 23 को बंद हो जाएगा गुरुवार को। प्राइस बैंड है 205 से 216 रुपए। 69 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है 1100 करोड़ रुपए का, ठीक है। और जो इश्यू प्राइस 216 की हायर बैंड पर होती है, उस पर लगभग 3200 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का बनकर आता है। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो हैं राजीव कौल साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ, तीनों पोस्ट रखते हैं इस कंपनी में। बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग स्पेशलाइजिंग इन कंप्यूटर साइंस में वो बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। एक्सएलआरआई जमशेदपुर से बिजनेस मैनेजमेंट में और मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह सारे में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुके हैं। और टेक्नोलॉजी, प्राइवेट इक्विटी, कैश मैनेजमेंट, ये सारे जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, इसमें आपके पास लगभग 25 साल का गहरा अनुभव है और कंपनी के आप एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन भी हैं। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और सीएफओ पंकज खंडेलवाल साहब, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री ले चुके। क्या बात है, मेरी तरह। ओके, सीए इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी मेरी तरह। क्या बात है, गजब सर, समानता। 27 साल से ज्यादा का अनुभव, लगभग मेरी तरह। सर मेरा भी ज्यादा नहीं, 29-30 साल का है। ओके, आपके साथ साथ का ये कंपनी के लीगल, फाइनेंस और सेक्रेटरियल कामकाज की जिम्मेदारी पंकज खंडेलवाल साहब के पास है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव कौल साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताएं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। थोड़ा तो हमें समझ में आता है कि एटीएम्स में पैसा वैसा डालने का काम आप करते हैं, सारे एटीएम्स को मैनेज करते हैं, लेकिन बताएं किस तरह का कारोबार है कंपनी का। अनिल जी, पहले तो धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाया आपसे बातचीत करने के लिए। और मैं आपको मेरी टीम की तरफ से आपको नमस्कार, क्योंकि हमारी टीम में बहुत आपके फैन लोग हैं, बहुत फैन हैं। थैंक यू सो मच। जैसे आपने, तो हम थोड़ा सारी टीम अभी देख रही है इस इंटरव्यू को, क्योंकि वो हमसे ज्यादा आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में अनिल जी ऐसा है कि हमारा ये मानना है कि हम एक इंडिया की जैसी ग्रोथ आएगी, इंडिया के बैंक बढ़ेंगे, उनका काम और कार्य इंडियन कंज्यूमर के लिए बढ़ेगा। डीप नेटवर्क चाहिए इसके लिए, तो हमने एक बड़ी B2B आउटसोर्सिंग कंपनी बनाई है। जैसे 20 साल पहले, 25 साल पहले आईटी सर्विसेज कंपनीज बनी हुई थी, हम उसी तरह से कंपनी बना रहे हैं इंडिया के लिए, जहां की हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारा प्लेटफॉर्म और नेटवर्क करीब 15,000 पिन कोड्स, 98% डिस्ट्रिक्ट्स और हर एक राज्य में हमारा नेटवर्क है। हमारे पास एक फ्लीट है करीब 4,000 गाड़ियों की, और हम इस पे बैंकों के लिए हर दिन 1.5 लाख 1,30,000 पॉइंट्स पे काम करते हैं। 3 बिजनेस है हमारे आज के दिन में। एक तो कैश मैनेजमेंट का, जिसमें हम कंट्री की नंबर 1 है, और जैसे आपने बोला कि हम वर्ल्ड में काफी माने जाते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क और जो हम एटीएम मैनेज करते हैं काफी बड़ा है। 66,000 एटीएम है हमारे पास जिसपे हम काम करते हैं। इस बिजनेस का रेवेन्यू करीब पिछले साल 900 करोड़ था। दूसरा बिजनेस हमने जो कुछ साल पहले शुरू किया है, एटीएम मैनेज सर्विसेज का है। आपने उसके बारे में बोला कि हम एटीएम पे जाते हैं, कैश विड्रॉ करके आते हैं, और उसके पीछे काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी और काफी बड़ा वैल्यू चेन है। उस वैल्यू चेन में चाहे आप डिप्लॉयमेंट करें या उसके आप मेंटेनेंस करें या उसके सॉफ्टवेयर करें, उन सारी क्षेत्रों में सीएमएस एक काफी बड़ा लीडर बन रहा है। नया सेक्टर हमारे लिए 4-5 साल से काम चल रहा है, मगर पिछले 12 महीने में, 15 महीने में हमने इसमें, ये करीब 360 करोड़ का बिजनेस हमारा, मगर करीब 15 महीने में हमने इसमें एक ऑर्डर बुक जीती है जो कि 1500 करोड़ से ज्यादा है। और तीसरा क्षेत्र हमारा जो बिजनेस है वो हमने पिछले साल कोविड के बीच में शुरू किया, जो टेक सॉल्यूशंस का है, जिसमें हम बैंक्स की मदद कर रहे हैं कि वो सेंट्रली रिमोटली मॉनिटर करें अपने साइट्स को, चाहे वो उनकी एटीएम साइट्स हों या उनकी ब्रांचेस हों। और उसमें हाई एंड कैमरास, क्लाउड सॉफ्टवेयर, आईओटी बेस्ड सेंसर्स, वीडियो एनालिटिक्स की हमने सर्विसेज शुरू की हैं। नया सेक्टर है, मगर हमें काफी गर्व है कि करीब 12 महीने से कम टाइम में हमने इसमें एक 400 करोड़ का ऑर्डर बुक जीत लिया है। तो ये तीनों सेक्टर हमारे काफी अच्छी ग्रोथ और साइज पे और मार्केट लीडरशिप पे एस्टैब्लिश हो रहे हैं। और हमारा बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है
कि उसी क्षेत्र में घुस सकें जिसमें आप अपने कस्टमर की, बैंक्स की मदद कर सकें, उसमें आप स्केल अचीव कर सकें, नंबर वन बन सकें और आपकी मार्जिन प्रोफाइल काफी स्ट्रांग और सस्टेनेबल हो। अ, राजीव जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई। एक और आपका एकदम वो ब्रिक और मोटार जो वो ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके पास इतना बड़ा फ्लीट है, इतने बड़े एम्प्लॉयज हैं जो आप हर एटीएम को मैनेज करते हैं, और दूसरी तरफ एकदम टेक्नोलॉजी वाला मामला है। तो दोनों ही अलग तरह के बिजनेस हैं जो आप एक साथ कर रहे हैं, राइट? काफी बिल्कुल ठीक। और हम काफी यूनिक कंपनी है, पूरे विश्व में ऐसी कोई कंपनी मैं नहीं जानता जिसने इन सारी सर्विसेज को शुरू करके उनपे स्केल और मार्केट लीडरशिप अचीव की हो। और हमारा ये मानना है कि देखिए, मतलब आजकल काफी डिजिटल की चर्चा होती है, मगर देश में काम करने के लिए अगर आप एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एक बन जाए तो वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और कंपेरेटिव एडवांटेज बन जाता है। आपका बिजनेस मॉडल। खंडेलवाल साहब, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि जो फाइनेंशियल्स में कंपनी के देख रहा हूँ, 2019, 20, 21 लगातार आपके प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है, मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट लेवल पर हो, ऑपरेटिंग लेवल पर हो। क्या वजह है सर ये फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने की? कोई खास वजह? क्या कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, प्राइसिंग पावर आ रहा है, किस वजह से इतने बेहतर मार्जिन है सर? धन्यवाद अनिल जी। जी अगर सर। आप हमारा 2020 का रेवेन्यू देखेंगे तो हमने 2020 में करीब 21% रेवेन्यू ग्रो किया। 2021 में कोविड के बावजूद, इतना लॉकडाउन के बावजूद हमारा बिजनेस सिर्फ 6% गिरा। पिछले कुछ सालों में हमने टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन एफिशिएंसी के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप पिछले 3-3.5 साल में देखेंगे तो हमने करीब 300 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया है, जो कि मेनली ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और आरबीआई कंप्लायंस जैसे क्षेत्रों के लिए किया गया। सन 2019 में हमने कैश मैनेजमेंट कंपनी एक्वायर की थी और 2020 में उसका इंटीग्रेशन किया। ड्यूरिंग द कोविड इटसेल्फ, इन द अप्रैल मई जून आल्सो वी हैव एक्वायर्ड वन एटीएम मैनेजमेंट कंपनी व्हिच हैज रिजल्टेड इन लॉट, जिससे हमको काफी सिनर्जी मिली और हमारी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ी। इस दौरान हमने बहुत सारे नए बिजनेसेस चालू किए जो कि काफी वैल्यू एडेड सर्विसेज रखते हैं। इस सब कारणों से हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप पिछले 5 महीनों का हमारा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो हमारी कंपनी, अगर उसको एनालाइज करके देखें तो हमारी कंपनी का रेवेन्यू करीब 15% बढ़ा है और करीब प्रॉफिट करीब 20% बढ़ा है, जो ये दर्शाता है कि हमारी कंपनी साल दर साल मार्जिन इंप्रूवमेंट कर रही है। कॉस्ट कटिंग, टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी कुछ मार्जिन में सुधार हुए हैं और ये सस्टेन रहेंगे। कौल साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चूँकि जो आपके कंपनी के प्रमोटर हैं वो प्राइवेट इक्विटी फंड है, अगर मैं सही हूँ तो, नहीं तो आप करेक्ट कीजिएगा, और वो 35% के आसपास स्टेक बेच रहे हैं। डाइल्यूशन थोड़ा ज़्यादा नहीं है? 65% ही स्टेक रह जाएगी प्रमोटर की, और थोड़ा कम बेच सकते थे, 75% तक ही रख सकते थे, यानी 25% बेचते, 75% रखते। और दूसरा है कि काफ़ी कुछ शायद प्लेज भी किया हुआ है, उसके बारे में बताएं सर। तो दो सवाल हैं ये आपके, अनिल जी। पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सीएमएस 2009 से पूरी प्रोफेशनली रन कंपनी है, बोर्ड गवर्न कंपनी। हमारे बोर्ड के डायरेक्टर्स की आप एक्सपीरियंस देखें तो काफी स्ट्रांग है। पहले ब्लैकस्टोन इसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे 2009 से लेके 2015 तक, और 2015 में बेयरिंग एशिया ने खरीदी। उनकी एक एफिलिएट कंपनी है साइन होल्डिंग, जो कि हमारी प्रोमोटर कंपनी जिसको आप रेफर कर रहे हैं। तो अभी जो उनका तो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आता है, कंपनी इंप्रूव होती है, धीरे धीरे फिर उनको अपना स्टेक बेचते हैं। मगर हम ये कहेंगे कि जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, पंकज जी हैं, हम हैं और बाकी हमारे जो हमारे कॉलीग्स हैं, हम 2009 से इकट्ठा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंपनी का हमारा यही गोल है कि हम इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाएं जो कि आगे 10-10 साल, 20 साल चलते रहे। और उस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए एक स्ट्रांग बोर्ड और एक स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम की जरूरत होती है। शेयर होल्डर्स, चाहे वो पब्लिक शेयर होल्डर्स हो या प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, उनसे मतलब उन सबका आई थिंक बेनिफिट आगे आगे होगा, जैसे कि हमने पिछले 12 साल में भी किया है। जो ये स्टेक सेल आप 65% के लिए बोल रहे हैं, मतलब एक जो भी डाइल्यूशन अभी हो रहा है, जो ओएफएस साइज है, वो रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है। और एक हमने जो डीआरएसपी फाइल किया था उस हिसाब से जो मिनिमम हम कर सकते हैं अब इस टाइम पे डाइल्यूशन, वो हमारे प्रोमोटर्स कर रहे हैं। वो वैल्यूएशन के हिसाब से वो आपका स्टेक सेल 35% हो जाता है। ठीक। और जहां तक प्लेज ऑफ शेयर्स का सवाल है जी। हमारी कंपनी के कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है।
हमारी होल्डिंग कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेस किए हैं। ओके, उन्होंने एक ऑफशोर में करीब $60 मिलियन का लोन लिया है, उसके लिए उन्होंने अपने शेयर्स प्लेस किए हैं। ठीक बात है पंकज जी। अच्छा सर, दो सवाल और कौल साहब जिस पे आपसे राय लें, दोनों थोड़े रिस्क वाले हैं, तो मैंने कहा आपको पूछ ही लूँ। एक तो ये कि ना, ये सरकार का बड़ा फोकस डिजिटल पे हो रहा है कि भाई अब ये सब कैश वैश कम करो। हम भी पहले जितना पैसा रखते थे वॉलेट में, अब उससे कम रखना शुरू कर दिया। वो डिजिटल वॉलेट में ज़्यादा जाने लगे, इधर वाले वॉलेट में कम हो गए, जेब हल्की रहने लगी है। तो एक तो वो रिस्क है, जैसे जैसे लोग ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपके बिजनेस का क्या होगा सर? और दूसरा, पहले ये बताओ, फिर मैं दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले ये बताइए सर इसका। ठीक है, जरूर, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे। आप ऐसे देखिए कि पिछले 6 वर्षों में कैश की जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में 12% पर ईयर पर एनम कैगर पे चल रही है। आरबीआई के खुद रिसर्च पेपर, व्हाइट पेपर ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैश इन सर्कुलेशन इंडिया में करीब 10% की ग्रोथ आगे चलेगी अगले 5-10 साल के लिए। मगर ये सबसे हटके जो मेन पॉइंट मुद्दा ये है अनिल जी कि हमारी जो ग्रोथ है वो कैश और डिजिटल के लिए थोड़ा करीब 900 मिलियन, ये मानना है कि अगले सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन होगा। आप ई कॉमर्स का देख लीजिए, ई कॉमर्स में काफी बढ़ोतरी आई है पिछले 3-4 साल में, बट उस बढ़ेगी क्योंकि एटीएम पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है। हम के साथ में, और बाहर लिखा हुआ रहता है कैश वैन और मोबाइल वैन। और वो 1970-1980 में हम वो मूवीज में देखते भी थे कि सारी कैश वैन ऐसे लूट ली जाती है, और वो उस समय जमाने में वही सब चीज़ें बड़ी होती थी। तो अभी भी होती होंगी। कुछ मैं देख भी रहा था, जैसे इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में 7.5 करोड़ रुपए आपके कैश लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो ये जो नुकसान होता है, कोई अगर लूट लेता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? वो क्या कंपनी का आ जाता है नुकसान? और कैसे मतलब इसको आप मैनेज करते हैं फिर? अनिल जी, नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है। पिछले साल हमने करीब 9 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शंस किया, हमारे थ्रूपुट हमारे चैनल पे 9 लाख करोड़ का था। तो अब जो 7.5 करोड़ की बात कर रहे हैं वो काफी छोटा अमाउंट है उस तरह से। मैं ये मानता हूं कि हमारा देश रिलेटिवली बहुत ही सेफ देश है, यहाँ पे उतने डाके वाके नहीं पड़ते, और हमने एक बहुत ही स्ट्रांग टीम खड़ी कर रखी है। हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस के काफी सीनियर लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास पुलिस के काफी सीनियर टीम है हमारे पास, जो रिटायर होकर हमारे पास हमें एडवाइस करते हैं सिक्योरिटी के लिए। हमारे इंटरनल ऑडिट में करीब 150 लोग काम कर रहे हैं। तो एक ये नेटवर्क जो बनाया हमने, इसके ऊपर जो हम रिस्क मैनेजमेंट के हमारे प्रोसेसेस हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हैं, सीखते भी हम ग्लोबल बेस्ट क्लास हैं। तो उससे हम इन चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रिस्क तो फाइनली हमारी तरफ से है, बट हम इसके लिए बहुत एडिक्वेटली इंश्योर्ड भी हैं। बहुत देश में और विदेश में के लेवल पे भी हमने इसकी इंश्योरेंस लेके रखी होती है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए, यहाँ पर इंश्योरेंस भी है और साथ और कल से आपके आईपीओ की जो शुरुआत